ठीक है, अभी हम स्टार्ट करें सेंटर ऑफ मास। जैसे ना इसके नाम से क्लियर है कि इट इज सेंटर। ठीक है, सेंटर है किसका? मास का। मतलब अगर जैसे हम है, आप हो ना, आपकी बॉडी है एक, ना मेरी बॉडी है जैसे भी, तो हमारी बॉडी का भी मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होता है, तो उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। जैसे अगर हमारे पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हों, तो ये भी एक सिस्टम बन गया है, तो इस पूरे सिस्टम का हम बोलेंगे कि एक पॉइंट होगा जिस पे इसका सारे सिस्टम का मास है वो कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं कि सेंटर ऑफ मास। आप कैसे बोल सकते हो इस चीज को? हम ये बोल सकते हैं, डेफिनेशन अगर लिखनी हो, फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स सेंटर ऑफ मास is that point COM is that point at which its total mass is supposed to be concentrated। ठीक है, मतलब वो पॉइंट जिस पे सिस्टम का सारा मास क्या हो, हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड है। अगर एक हमारे पास मतलब ऑब्जेक्ट है, तो जे पॉइंट है वो सारी बॉडी को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और सेम वैसे ही जैसे हम, अगर मेरे पे कोई फोर्स लग रही है, जैसे मैं मूव कर रही हूँ, तो वो सेंटर ऑफ मास पॉइंट भी एज इट इज वो भी उसी वे में मूव करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये है कि पहले अगर हम, हमारे पास सिस्टम है, जैसे ये ऐसे एक सिस्टम है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, वी हैव लॉट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हियर। एंड अगर किसी ऑब्जेक्ट पे ये मतलब एक वन पार्टिकल है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है, सो ऑन एन पार्टिकल्स हैं हमारे पास, इस पे कोई एफ एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, तो हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि, है ना, यहाँ पे अब इंटरनल फोर्सेस भी होंगी, वन पे टू भी फोर्स लगाएगा, है ना, थ्री भी फोर्स लगाएगा, इस पे एन पार्टिकल भी फोर्स लगाएगा। मतलब इस पे एक्सटर्नल फोर्स के अलावा उस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं साथ में? फर्स्ट पार्टिकल की बात करें सिर्फ हम इस पर, तो उस पे F1 पे 2 के कारण फोर्स लग रही है, 3 के कारण फोर्स लग रही है, ठीक है, 4 के कारण भी फोर्स लग रही है, सो ऑन, मतलब F1 N। और हमें ये भी पता है कि ये किस ला अगर हम लगाएं, ठीक है, न्यूटन लगा अगर हम लगाएं, तो ये किसकी इक्वल होगी? M1 A1 के। ठीक है, अगर उस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, न्यूटन बोलता है भाई उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। ऐसे अगर मैं सेकंड पार्टिकल की बात करूं, ठीक है, सेकंड पे लगेगी फोर्स, वो F21 लगेगी, ठीक है, फिर F22 लगेगी उस पे, और F23 लगेगी। ठीक है, आप ये चीज समझते हो? मतलब 1 2 इट मीन्स दैट, मतलब फर्स्ट पार्टिकल पे ड्यू टू सेकंड। इफ आई एम सेइंग हियर 2 1, इट्स मीन्स सेकंड पार्टिकल पे फर्स्ट पार्टिकल के कारण जो फोर्स लग रही है, सेकंड पार्टिकल के सेकंड पार्टिकल के कारण खुद भी वो जो फोर्स है ना उसकी लग रही है। बस इसका मीनिंग नहीं, खुद पे तो वो फोर्स हम जीरो ही हो जाएगी। ठीक है, तो सो ऑन करते हुए हमारे पास सेम F2N लिखेंगे, तो वो भी हमारे पास एक इक्वेशन आ गई M2A2, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, सिमिलरली थर्ड के लिए लिखते हैं, सेम हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप ऐसे लिखो N1 के लिए, मतलब nth पार्टिकल के लिए, अब हम nth पार्टिकल के लिए इक्वेशन लिखें। ठीक है, उसके लिए अगर आएगी तो Fn पे जो nth पार्टिकल पे फोर्स लग रही है ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल, nth पार्टिकल पे फोर्स लग रही है ड्यू टू सेकंड पार्टिकल, nth पार्टिकल पे फोर्स लग रही है ड्यू टू थर्ड पार्टिकल, सो ऑन। ठीक है, nth पार्टिकल पे ड्यू टू nth उसके खुद के कारण ही, ठीक है, जो कि जीरो ही हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे nth इक्वेशन बन जाएगी। अब आपको पता है, आपको क्या पता है? केवी न्यूटन थर्ड लॉ पता है आपको भी, जो अगर जो फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल पे जो फोर्स लगा रहा है, वो ही सेकंड पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल पे भी सेम लगाएगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ से आपको समझ आया ना? तो अगर ये बोले हम, ठीक है, भी Fn1 है, फर्स्ट पार्टिकल एन पार्टिकल पे जो फोर्स लगा रहा है, वो ही फर्स्ट पार्टिकल पे एन पार्टिकल फोर्स लगाएगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब यहाँ से आपको क्या क्लियर हो रहा है? जैसे ये Fn1 है
और यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में मैंने लिखा था F1N। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों फोर्सेस तो क्या है, बराबर है, बट क्या है, ऑपोजिट है, तो ये तो कट हो जाएंगी। अगर इनको सभी को मैं प्लस कर दूं, सभी इक्वेशंस को अगर मैं आगे जाके प्लस करूंगी, ठीक है, ये nth इक्वेशन तक, तो ये फोर्सेस क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। जैसे F21 F12 को कट कर देगी, ठीक है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसे F13 31 को कट कर देगी। एंड पे अगर हम सभी इक्वेशंस को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो बचेगा F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू M1 A1, बाकी सारी की सारी कट हो जाएंगी। द रिमेनिंग फोर्सेस, दिस फोर्स, दिस फोर्स, दिस फोर्स एंड दैट फोर्सेस, ऑल द अदर फोर्सेस आर गोइंग टू बी कैंसल। All other forces are going to be cancelled. Why these are going to be cancelled? Because these are the internal forces. Because बाहर से हम एक्सटर्नल एक पार्टिकल पे मैंने लगाई ये वाली के लिए, उसके बाद ये जो 2 1 पे लगा रहा है, 3 1 पे लगा रहा है, nth 1 पे लगा रहा है, ये सेकंड पे ये पार्टिकल लगा रहा है, कोई भी किसी पे ये फोर्स लगा रहा है, ये सारी क्या फोर्सेज है, इंटरनल फोर्सेज है। इंटरनल मतलब सिस्टम के अंदर ही फोर्सेज लग रही हैं, कोई बाहर से उनपे जो लग रही थी वो के लिए एफ एक्सटर्नल थी। इंटरनल फोर्सेस हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। क्यों कैंसिल कर देती हैं? ड्यू टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, बिकॉज वो पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अगर आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन में अभी पूछने हैं, आपको आपको ये चीज अभी समझो, क्लियर करो कि इंटरनल फोर्सेस हैं, एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, जब मतलब वो हमेशा पेयर में होती है। एफ नेट देखा जाए सिर्फ इंटरनल फोर्सेस का, टोटल नेट फोर्स ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस इज 0 होगी। ठीक है, आप ये चीज अभी ध्यान से समझो, क्या होगी, इंटरनल फोर्सेस की जो टोटल फोर्स होगी वो क्या होगी, 0 होगी। इसी चीज को माइंड में रखना है, आगे क्वेश्चन मैंने पूछना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, तो हमारे पास सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स बचेगी। तो हमारे पास ये इक्वेशंस बन गई जो न्यूटन के कारण एक्सेलरेशन बनता है। ठीक है, mn an, तो ये हमारे पास बन गई। इसको हम लिख सकते हैं, आपने मैथ्स में पढ़ा, समेशन mi a i लिख सकते हैं, f एक्सटर्नल को, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन में। ठीक है, आपने इसको नोट कर लो, अभी अच्छे से स्टार मार्क कर लो। ठीक है, उसके बाद जो चीज पहले आपने सीखी कि इंटरनल फोर्सेस का 0 रहेगा, सेकंड ये चीज आ गई हमारे पास। थर्ड चीज हमारे पास आ गई है कि आपको पता है अगर एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू समेशन ओवर एम आई ए आई के ऐसे इक्वल है, तो इसको अगर मैं एम से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये तो क्या बन गया, एक्सेलरेशन बन गया। ठीक है, और ये क्या बन गया, इसको आप लिख सकते हो समेशन एम आई ए आई ओवर समेशन ओवर एम आई। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। ठीक है, मैं आपको अभी इस चीज पे हम आते हैं। ठीक है जी, कैसे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मैंने बोला इस चीज को, क्योंकि हम अभी आपको डेफिनेशन हम करेंगे। ठीक है, उस जहां से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, मतलब आपको ये क्लियर हो गया भी अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है इस साइड पे, तो यहाँ पे मास है, उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी क्या है, सेंटर ऑफ मतलब एक्सेलरेशन ही है, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन का निकाल रहे हैं। अगर अभी हम मैं आपको करवाती हूँ, ये भी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, अभी हम मैं आपको करवा रही हूँ कि जो मेन डेफिनेशन रहती है सेंटर ऑफ मास की, ये रहती है आर सी एम इज इक्वल्स टू समेशन ओवर एम आई आर आई डिवाइडेड बाय समेशन ओवर एम आई। ठीक है, इसको हम मास मूवमेंट बोल देते हैं। ठीक है, इस चीज को हम बोल देते हैं कि मास मूवमेंट है ना, सम ऑफ मास मूवमेंट्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, ये होती है इसकी सेंटर ऑफ मास को निकालने की डेफिनेशन। अगर जब पीछे हमने किया ये चीज, मैंने आपको बोला भी ये सेंटर ऑफ मास है, इसी बेसिस पे बोला क्योंकि इसकी ये डेफिनेशन रहती है। ठीक है, मतलब आप बोलोगे ये कैसे आई है ना वो चीजें। ठीक है, इसकी क्योंकि ये डेफिनेशन हमें पहले ऐसे ही दी गई है, अगर हम इसके आगे वो करें, ठीक है, आपकी ये इतनी होगी है यहाँ पे। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मोमेंटम लिखना हो हमने सिस्टम का, ठीक है, मोमेंटम लिखना हो सिस्टम का, तो वो क्या आएगा, समेशन आई एम आई।
यहाँ पे सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये चीज भी माइंड में रखनी है। मैं ये चीज आपने अच्छे से नोटिस करनी है, सिस्टम की बात हो रही है कि एक के लिए पार्टिकल की बात हो रही है, एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है कि इंटरनल फोर्स की बात हो रही है। एक चीज से, एक वर्ड से यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे भी आपने ये देखा समेशन ओवर एम आई वी आई, सेम अगर इसको मास से डिवाइड कर दूं, मास से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये वी सी एम हो जाएगी ना। क्योंकि मैंने आपको ये डेफिनेशन ऐसी यही है सेंटर ऑफ मास की, जब रेडी यहाँ पे पोजीशन है तो ये यहाँ पे भी पोजीशन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन था तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन है। अभी हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी आ रही है, तो ये किसकी वेलोसिटी होगी, वी सी एम की वेलोसिटी होगी, मल्टीप्लाई इनटू एम, तो ये पी सिस्टम। मतलब यहाँ से ये क्लियर हो गया आपको कि सिस्टम का मोमेंटम है, ठीक है, पी सिस्टम का मोमेंटम है वो ऐसे है। ठीक है, अगर निकालना हो सिर्फ से पीसीएम निकालो सिस्टम का, उसको एम से मल्टीप्लाई कर दो तो मोमेंटम आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वीसीएम किसके इक्वल हो गया हमारे पास, अभी वीसीएम एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, और समेशन एम आई वी आई डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, ये चीज हो गई है। अभी नेक्स्ट अभी हम कर रहे हैं, जो मेन आपको पॉइंट माइंड में रखने हैं, की पॉइंट्स बोल सकते हैं हम। ठीक है, कि जो सेंटर ऑफ मास है, फर्स्ट आपने लिखना है सेंटर ऑफ मास is a special position. We can say it's a special position but not a particle. ठीक है, एक पार्टिकल नहीं बोल सकते हम इसको भी, ये पार्टिकल है, एक पार्टिकल को हमने कंसीडर कर लिया, नॉट। ठीक है, इस सब स्पेशल पोजीशन। और जो जो ए सी ओ एम है, मतलब एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये चीज ध्यान से समझो। ठीक है, पॉइंट को ACOM मतलब सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है, ये डिपेंड करता है ओनली ऑन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, क्योंकि दो तरह की फोर्सेस थी वहां पे, एक इंटरनल थी, एक एक्सटर्नल थी। यहाँ से आपको क्या क्लियर हो गया, ये चीज आपने अच्छे से माइंड में क्लियर करो। सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, एक्सटर्नल पे। ठीक है, नॉट ऑन एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस कौन थी, जो सिस्टम के अंदर ही पार्टिकल एक दूसरे पे लगाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है देयर मे और मे नॉट बी अ पार्टिकल एट द पोजीशन ऑफ COM। सेंटर ऑफ मास है ना, जैसे उस पोजीशन पे पार्टिकल हो भी सकता है, पार्टिकल नहीं भी हो सकता है। कैसे, अगर हम आगे पढ़ेंगे, जैसे रिंग होती है, रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सेंटर पे होता है। अभी रिंग के सेंटर में तो कुछ भी नहीं होता ना, एयर होती है खाली, हम फिर वहां पे बोल नहीं सकते कि जरूरी नहीं है कि जहां पे सेंटर ऑफ मास हो वहां पे पार्टिकल हो। ठीक है, तो ये चीज भी होगी है। और ये फोर्थ पॉइंट अभी आपने कर ही लिया है, जिक्र सिस्टम का मोमेंटम निकालना है तो मास को किससे मल्टीप्लाई कर दो, VCOM से। ठीक है, ये भी चीज हमने कर ली है। एक चीज और, अगर अब हमारे पास मतलब सेंटर ऑफ मास निकाला हमने, मान लो अगर आप जहां पे सेंटर ऑफ मास हो वहीं पे आप अपना रेफरेंस फ्रेम रख लो। अगर आप सपोज ये सेंटर ऑफ रिंग है, रिंग का ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, अगर आप यहीं पे बैठ जाओ, इसी पे रेफरेंस ऑफ फ्रेम बना लो, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि VCOM है जो, उसी पे तो देख रहे हो, उसी पे तो बैठे हैं हम, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, कुछ नहीं है, तो वो जीरो हो गया। तो उसका क्या हो जाएगा, ये सारा मतलब जीरो हो जाएगा। क्या पॉइंट, मतलब अगर आप COM फ्रेम चूज करते हो तो मोमेंटम क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, अभी मैं ना एक क्वेश्चन है अभी आपको, ठीक है, आपने क्या करना है, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते हैं, आपने वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन देखने के बाद खुद ट्राई करना है सॉल्व करने का। ठीक है, जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉम्ब ट्रेवलिंग इन अ
parabolic path under the effect of gravity, under the effect of gravity explodes in midair. The center of mass of fragment will, the center of mass of fragment will, आपने ठीक है ये चीज बतानी है मेरे को, मूव vertically upward and then downwards. ये चीज सही है, मूव वर्टिकली डाउनवर्ड। मूव इन इरेगुलर पाथ, फोर्थ है मूव इन द पैराबोलिक पाथ विच द unexploded bomb would have traveled। ठीक है, मैं बोल भी रही हूँ मूव इन द पैराबोलिक पाथ विच द अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब वुड हैव ट्रेवल्ड। आपने ये चीज ठीक है, अभी वीडियो पॉज करके आप सोचो ये कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी आपको आंसर इसका बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे बॉम्ब है वो एक्सप्लोड हुआ। क्यों एक्सप्लोड हुआ? पहले उसके जैसे वो जा रहा है, ठीक है, हमने आग लगा दी, उसको ऐसे फेंक दिया, तो उसके अंदर क्या होता है, मसाला होता है। वो मसाला क्या हो जाएगा, वो बर्न होगा, वहां पे धुआं बन जाएगा अंदर, है ना। वो वॉल्यूम कम है, प्रेशर अंदर बढ़ जाएगा, ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, इंटरनल फोर्सेस काम करेंगे, वो एक्सप्लोड कर जाएगा। ठीक है, तो वहां पे कौन सी फोर्सेस आई हैं जो काम कर रही थी अंदर? इंटरनल, एक दूसरे पे उन्होंने प्रेशर लगाया, फोर्स लगाई, तभी वो एक्सप्लोड हो गया। कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं थी, इंटरनल फोर्सेस हैं। एक्सटर्नल होती तो पाथ फॉलो कर, पाथ चेंज करता तभी वो होता है, तो वो इंटरनल फोर्सेस हैं, तो मतलब वो सेम पाथ ही फॉलो करेगा। कौन सा? पैराबोलिक। ये चीज मैंने आपको पहले बहुत बहुत बारी क्लियर की है अभी, कि इंटरनल फोर्सेस का जिक्र है, एक्सटर्नल का है, वो चीजें हमने सोचनी है। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस है इसलिए उसका पाथ है वो पैराबोलिक ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो इंटरनल फोर्सेस के कारण उसका मोमेंटम नहीं चेंज होगा। ठीक है, ये हो गया। अभी एक क्वेश्चन और है, व्हाट विल बी व्हाट विल बी द पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन थ्रेड इज कट, फ्रिक्शन इज एब्सेंट। फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, मैं क्वेश्चन की डायग्राम बनाती हूँ। फ्रिक्शन इज एब्सेंट। ठीक है, ये डायग्राम है। ठीक है, टेबल है, टेबल के ऊपर एक ऐसे डी है, मतलब सिस्टम ऐसे है कि इसको थ्रेड से आगे वो कर रखा है। अगर मैं इस थ्रेड को किसी पे टाई कर रहा है, इस थ्रेड को कट कर दूं, तो इसका सेंटर ऑफ मास है वो मतलब कैसे, कहाँ पे मूव करेगा। ठीक है, इस चीज के बारे में सोचना है अभी आपने। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको सेकंड उसमें बताती हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सोचो। चल मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि अभी हमने इसका कंसेप्ट किया नहीं है। हमें देखो यहाँ पे, आप देखो कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, पहले अब मेरे को बताओ। अगर ये खड़ा है ऐसे, तो इसका सपोज सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। अब कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है इस पे? नहीं लग रही ना, दिस इज द होल सिस्टम, वी आर नॉट अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो क्या रहेगा?
तो जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो 0 मतलब मूव ही नहीं करेगा। तो जो वेलोसिटी भी है वो क्या रहेगी इसकी? कांस्टेंट रहेगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं, कोई फोर्स ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहीं पे रहेगा। अगर ये ऐसे गिर रहा है तो सेंटर ऑफ मास मास कुछ नहीं करेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, तो वो स्ट्रेट लाइन में वैसे ही नीचे को आ जाएगा। ठीक है, मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड थोड़ा स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा, बट वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहीं पे भी जाएगा नहीं, क्योंकि वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है। जब इसको कट कर देंगे ना, जैसे इसको कट कर दिया, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है वो थोड़ा डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन हमारा। अभी मैं सेकंड उसमें वीडियो को में भेजती हूँ आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन से करेंगे अभी डिस्कस हम।